हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम हॉक पोएम को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है ये आखिरी वीडियो होगा। इस पार्ट में हम पार्ट 4 को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। They have flushed him out of the tall grasses, the hare, hunted now in pairs by mother hawk and son। तो कैसे एक मदर हॉक एंड सन एक खरगोश को मारते हैं, उस प्रोसेस को इस स्टंजा में दिया गया है। कैसे क्रूरता से वो जो बाज पक्षी है वो एक खरगोश का शिकार करते हैं, वो इस पैराग्राफ में दिया गया है। तो चलिए इस स्टंजा को हम देखते हैं। दे हैव फ्लश्ड हिम आउट। फ्लश्ड हिम आउट का मतलब अगर कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति किसी जगह पे छुपा है तो उसे बाहर लाना। तो यहाँ पर एक खरगोश जो टॉल ग्रास है, जो ऊंचे घास है, उसके बीच छुपा है। तो यहाँ पर एक मदर हॉक एंड सन जो बाज पक्षी हैं वो लोग क्या करते हैं, उस खरगोश को बाहर निकाल लेते हैं और उसे मारते हैं। तो लिखा गया है दे हैव फ्लश्ड हिम आउट ऑफ द टॉल ग्रासेस द हेयर हंटेड नाउ इन पेयर्स बाय मदर हॉक एंड सन। They can't kill him in one fell swoop, but each time the talon cut away a patch of ripped fur। तो यहाँ पर लिखा गया है कैसे वो लोग उस खरगोश को मारते हैं। तो वो एक झपटे में उस खरगोश को नहीं मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सूप का मतलब SWOOP, सूप का मतलब झपट मारना, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर जब जो बाज पक्षी है वो झपटा मारता है, ठीक है, तो उसे लिखा गया है सूप। बट ईच टाइम द टेलन काट अवे। तो वो लोग एक झपटे में उस खरगोश को नहीं मार सकते हैं। तो जब भी वो झपटा मारते क्या होता है, बट इस टाइम द टेलन काट अवे। टेलन का मतलब यहाँ पर जो बाज पक्षी का जो नाखून है उसे कहा गया है काट अवे। काट अवे का मतलब यहाँ पर है चीर कर रख देना, ठीक है। जब भी वो लोग उस खरगोश पर झपटा मारते वो क्या करता है, उसका उन बाज पक्षी का जो टेलन है वो चीर कर ले जाता है। क्या ले जाता है, ए पैच ऑफ रिफ्ट फॉर। ए पैच ऑफ का मतलब एक टुकड़ा, रिफ्ट फॉर का मतलब जो खरगोश के ऊपर जो चमड़ी है उसे खींच कर ले जाते हैं, ठीक है। He diminishes one talon morsel at a time. He is stunned by the squall of wings above. He is diminishes मतलब जब भी वो बाज पक्षी उस खरगोश पर झपटा मारता है तो क्या होता है, उसका एक टुकड़ा कम हो जाता है, उसके शरीर के अंदर से एक टुकड़ा कम हो जाता है। वन टेलॉन मोर्सेल, तो एक टेलॉन यानी जो बाज पक्षी के पंजे में जितना आ सके उतना उस खरगोश के शरीर से कम हो जाता है। टेलॉन मोर्सेल मतलब टेलन के अंदर जितना भी मांस आ सकता है या फिर जितना भी चीज़ें आ सकता है उतना कम हो जाता है उस खरगोश के शरीर से। ही स्टन्ड बाय द स्क्वाल ऑफ विंग्स अबव। स्टन्ड का मतलब दंग रह जाना, यानी भय से दंग रह जाना। वो जो खरगोश है वो बाज पक्षी का जो विंग्स का, स्क्वाल्स का मतलब है यहाँ पर जो हवा का झोंका होता है, ठीक है। यानी सडनली जब वो बाज पक्षी उस पर झपटा मारता है तो एक हवा का झोंका आता है, तो उसकी वजह से वो जो खरगोश है वो दंग रह जाता है, भय से दंग रह जाता है। भय के कारण से उस खरगोश का जो हार्ट है इतनी जोर से धड़क रहा है कि यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया है। पॉइंट ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उस खरगोश का जो भय है उसे दर्शाया है। तो उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हिज हार्ट इज ए बर्निंग स्टेबल पैक्ड विथ व्हिनिंग हॉर्सेस। तो स्टेबल का मतलब यहाँ पर है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, जहाँ पर घोड़ों को बांध कर रखा जाता है। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं जैसे एक स्टेबल में अगर आग लग जाता है तो जहाँ पर घोड़ों को बांधते हैं वहाँ पर आग लग जाता है, तो जैसे वहाँ पर जो घोड़े हैं वो लोग जैसे आवाज़ करते हैं उसी तरह से उस खरगोश का हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, उस तरह से वो धड़क रहा है। तो यहाँ पर पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से खरगोश का जो भय है उसे दर्शाया है। हिज ब्लड राइट्स स्टोरीज ऑन द स्कफ्ड ग्रास, हिज मूवमेंट्स आर ए स्क्रिबल ऑन द पेज ऑफ डेथ। तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं हिज ब्लड राइट स्टोरीज ऑन द स्कफ्ड ग्रास। तो यहाँ पर जो खरगोश है उसके मरने के बाद उसका जो ब्लड है वो एक कहानी बयां कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्कफ्ड का मतलब है जो घास है वो घिसा हुआ है। तो जब वो खरगोश मर गया है तो जो बाज पक्षी है उसे घिस कर ले रहे हैं, तो वहाँ पर जो स्कफ्ड ग्रास है वहाँ पर क्या है, उस खरगोश का ब्लड गिरा हुआ है, तो वो एक कहानी बयां कर रही है। हिज मूवमेंट्स आर ए स्क्रिबल ऑन द पेज ऑफ डेथ। तो आखिर में क्या हुआ उस खरगोश का, वो बहुत कोशिश किया कि खुद को बचा सके, लेकिन वो जो पेज ऑफ डेथ है, यहाँ पर पॉइंट ने क्या कहा है, पेज ऑफ डेथ। खरगोश का जो लाइफ है उसे कहा है पेज ऑफ डेथ। वहाँ पर स्क्रिबल हो गया, स्क्रिबल का मतलब है इधर उधर हो जाना, भटक जाना, ठीक है। तो
उसका जो लाइफ है आखिर में इधर उधर हो गया, यानी उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये दर्शा रहे हैं कि एक ट्रेंड हो जाने के बाद कैसे एक बाज पक्षी किस तरीके से किल करता है, या फिर किस तरीके से वो अपने जो खाद्य है या फिर उसका जो फूड है उसके लिए उसे कैसे मारता है। तो यहाँ पर एक खरगोश को उन्होंने कैसे मारा उसके बारे में पॉइंट बता रहे थे। इन द फोर्थ स्टेंजा द हॉक हिमसेल्फ टेलिंग हिज स्टोरी। यहाँ पर जो बाज पक्षी है वो खुद का स्टोरी बता रहा है। I wouldn't know when I was stolen from the eyrie. I can't remember when I was ensnared. I only know the leather discs which blots out the world and the eyelids which burn with thwarted vision. तो वो जो बाज पक्षी है वो कह रहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि कब उसे उसके घर से चुराया गया है। यहाँ पर एरी का मीन जो बर्ड्स का नेस्ट है उसे एरी कहा गया है। तो उसे वो चीज़ याद नहीं कि उसे कब चुराया गया या फिर कब वो जाल में ट्रैप हो गया, जाल में फंस गया। ठीक है, उसे बस वो चीज़ याद है। आई ओनली नो द लेदर डिस्क, जो उसके गले में बंधा गया था, जो लेदर डिस्क, जो हुड उसके गले में बंधा गया था और उसके आँखों पर जो पट्टी मारा गया था, वो सब चीज़ उसे याद है। और उस पट्टी की वजह से, उस हुड की वजह से वो दुनिया को देख नहीं सकता था और इसीलिए वो दुनिया को परसीव नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। कुछ देर के लिए उसका जो आँखें हैं वो नाकाम हो गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है थ्वार्टेड विजन। ठीक है, तो उसकी आँख पर वो पट्टी बंधा हुआ था, तो कुछ देर के लिए उसके जो आँखें हैं वो नाकाम हो गया। देन द परफोरेशंस एंड येट द ब्लू आइरिस ऑफ हेवन डज नॉट कम थ्रू। आई कैन थिंक ऑफ ए पैच ऑफ ब्लू स्काई when shown a blue light, but I am learning how to spot the ones crying for the right to dream, the right to flash, the right to sleep with their own wives. I have placed them. I am sniffing the air currents, deciding when to pounce. Then the perforations. उसके बाद उसे कुछ कुछ दिखने लगा था, क्योंकि उस बाज पक्षी के फेस पर जो हुड था, यानी जो कवरिंग था, उस कवरिंग पर कुछ कुछ छेद था। तो उस छेद के जरिए वो बाहर दुनिया को देख सकता था, लेकिन छेद उतना भी बड़ा नहीं था कि वो नीले आसमान को देख सके। फिर भी वो नीले आसमान के बारे में सोचता था। जब भी उस छेद के जरिए कोई भी नीला चीज़ वो देखता था तब वो नीले आसमान के बारे में सोचता था। बट आई एम लर्निंग हाउ टू स्पॉट द वन। लेकिन इसी बीच वो क्या कर रहा था, वो सीख रहा था कि कैसे शिकार को ढूंढा जा सके। ठीक है, बट आई एम लर्निंग हाउ टू स्पॉट द वन क्राइंग फॉर द राइट टू ड्रीम, द राइट टू फ्लैश, द राइट टू स्लीप विद देयर ओन वाइफ्स। तो अब जिस परिस्थिति में वो बाज पक्षी है उसके पास खुद का फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो एक बंदी है। उसे सिखाया जा रहा है कि कैसे शिकार करते हैं। तो वो अपने आज़ादी के लिए रो रहा है, क्योंकि वो खुद भी अपने अंदर सोचने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के मार्ग पर चल रहा है। तो यहाँ पर वो आज़ादी के लिए यहाँ पर रो रहा है। द राइट टू फ्लैश, तो वो खुद खा नहीं सकता, जब उसे खाना दिया जाएगा तब वो खाएगा। तो ये एक हार्ड सिचुएशन है उस बाज पक्षी के लिए। तो यहाँ पर उसे क्या मिल रहा है, उसका आज़ादी छीन चुका है, लेकिन उसे एक शिकारी कैसे बनते हैं वो ट्रेनिंग मिल रहा है। आई हैव प्लेस्ड देम, आई एम स्निफिंग द एयर करंट्स, डिसाइडिंग व्हेंस टू पाउंस। इसी बीच वो क्या सीख रहा है, वो कैसे सूंघते हैं वो प्रोसीजर सीख रहा है। एयर करंट को महसूस कर रहा है, हवा का जो तेज है, हवा का जो गति है उसे महसूस कर सकता है वो, और उसके साथ साथ कब वो छलांग लगाएगा ये भी सीख रहा है। लेकिन ये एक हार्ड ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजर रहा है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, उसके पास खुद का फ्रीडम नहीं है। उसके बदले वो क्या कर रहा है, एक शिकारी बन रहा है, लेकिन उसे अपना फ्रीडम गंवाना पड़ गया है। ठीक है, आई विल होवर लाइक ए ब्लैक प्रोफेसी वेविंग इट्स माउथ सॉफ्ट कोकोन ऑफ डेथ। आई शैल ड्राइव डाउन विद द कंपल्सिव थ्रस्ट ऑफ ग्रेविटी, ट्रेंड ऑफ हैवोक, माई आइज फोकस्ड ऑन देम लाइक द साइड्स ऑफ ए गन। यहाँ पर लिखा गया है ब्लैक प्रोफेसी। ब्लैक का मतलब यहाँ पर है इविल एंड प्रोफेसी का मतलब है जो भविष्यवाणी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बाज पक्षी कह रहा है उस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो एक बुराई का साया बन जाएगा, क्योंकि वो जहाँ पर भी जाएगा वो तबाही लाएगा, दूसरे जानवर का शिकार करेगा। तो वो एक बुराई का भविष्यवाणी बन जाएगा। वेविंग इट्स माउथ सॉफ्ट कोकून ऑफ डेथ। तो यहाँ पर आपको पता होगा कोकून का मतलब है जो कैटरपिलर होता है। तो यहाँ पर कैटरपिलर क्या करता है, अपने चारों तरफ एक जाल बुनता है जो कि एक कोकून बन जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो उसी बीच में फंस जाएगा, वो जो कैटरपिलर है। ठीक है, तो वो जो उसका काम है उसका भविष्य के बारे में नहीं पता है। ठीक है, उसके बीच वो फंस जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब इंसान उस कोकून को ले आता है और गर्म करता है तो उस बीच क्या होता है, वो जो अंदर कैटरपिलर होता है उसका डेथ हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो सिचुएशन के बारे में पोएट ने लिखा है, वेविंग इट्स मॉथ सॉफ्ट कोकून ऑफ डेथ। तो यहाँ पर वो बाज का सिचुएशन को पोएट ने यहाँ पर दर्शाया है, क्योंकि वो जो कैटरपिलर है उसे पता नहीं होता है कि उसका भविष्य क्या होगा। वो जो जाल बनाता है वो खुद का सेफ्टी के लिए बनाता है, लेकिन इंसान क्या करता है, उस कोकून को ले आता है और उसी बीच ये जो अंदर होता है जीव, उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाज बता रहा है कि वो दूसरे जानवर के लिए वो एक ब्लैक प्रोफेसी बन जाएगा। दूसरे जानवर का जो भविष्य है उनको खुद को नहीं पता होगा कि उनके आगे क्या होने वाला है। आई शेल ड्राइव डाउन विद द कंपल्सिव थ्रस्ट ऑफ ग्रेविटी, ट्रेंड फॉर हैवक। तो यहाँ पर बाज पक्षी बता रहा है ग्रेविटी का नेचर क्या है, किसी चीज़ को नीचे की ओर खींचना। ठीक है, तो बाज पक्षी क्या कह रहा है, मैं उस कंपल्सिव थ्रस्ट के साथ उड़ना सीखूंगा, ट्रेंड फॉर हैवक, क्योंकि जो नीचे जो शिकार हैं उन पर मैं एक प्रलय की ओर प्रलय लेके आऊँगा। ठीक है, मैं उस ग्रेविटी के साथ उस शिकार पर झपटूंगा ताकि उसे लगेगा कि प्रलय आ गया है। माई आइज फोकस्ड ऑन देम, मेरा जो आंखें हैं वो उन शिकार पर फोकस्ड है, लाइक द साइट्स ऑफ ए गन। तो यहाँ पर जो बाज पक्षी का जो आइज है उसे गन का जो साइट्स है उसके साथ कंपेयर किया है, क्योंकि जो बाज पक्षी का आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो बाज पक्षी क्या कह रहा है, मैं ग्रेविटी के उस फोर्स के साथ उन पर झपटूंगा और मेरा जो निशाना है वो अचूक है, लाइक द साइट्स ऑफ ए गन, और मैं उन शिकार पर प्रलय की तरह बरसूंगा। ड्यूरिंग द बिग ड्राउट दैट इज श्योरली गोइंग टू कम, द डोब्स विल लुक अप फॉर क्लाउड्स एंड इट विल रेन हॉक्स। तो यहाँ पर जो लास्ट दो लाइन है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पोएट्स ने बताया है। ड्यूरिंग द बिग ड्राउट, ड्राउट का मतलब है जो सूखा पड़ जाना, बारिश ना होना, भूखमरी होता है। ठीक है, तो जब सूखा पड़ जाएगा, दैट इज श्योरली गोइंग टू कम, और वो एक दिन जरूर आएगा। और उसी दौरान क्या होगा, द डोब्स विल लुक अप फॉर क्लाउड्स, जो यहाँ पर जो डोब्स एक पंछी है वो क्या करेगा, आसमान की ओर देखेगा और वो आशा करेगा कि आसमान में बादल हो जाए और बारिश हो। लेकिन तभी क्या होगा, एंड इट विल रेन हॉक्स, और उसी दौरान जो हॉक्स हैं यानी जो बाज पक्षी हैं उन पर हमला कर देंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो पोएम है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस पोएम का कुछ व्यू पॉइंट्स, या फिर पोएट्स क्या कहना चाहते हैं, या फिर इस पोएम का जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसे हम डिस्कस करते हैं। ये जो पोएम था हॉक पोएम, इसे केकी एंड डरवाला जी ने लिखा था, और ये जो पोएम था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। ठीक है, तो इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा जो बाज पक्षी के अंदर जो वायलेंस नेचर है उसके बारे में हमने पढ़ा। सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड स्टैंजा में हमने देखा बाज पक्षी को कैसे टॉर्चर किया जाता है, कैसे ट्रेन किया जाता है एक शिकारी बनने के लिए। और जो थर्ड स्टैंजा है यहाँ पर हमने देखा बाज पक्षी जो खुद का स्टोरी बता रहा है, या फिर बाज पक्षी को कैसे टॉर्चर किया गया, कैसे ट्रेन किया गया है, वो बाज पक्षी खुद बता रहा है। ठीक है, तो इस पोएम को पढ़ने के बाद मुझे 2 चीज़ यहाँ पर याद आता है। एक तो एरिक एरिक्सन का ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट थ्योरी, एंड जो बैटमैन एंड जोकर का एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे ये पोएम इन दोनों चीज़ों से लिंक करता है, कैसे जुड़ता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, और ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाज पक्षी है वो एक जंगली पक्षी है, लेकिन उसे ट्रैप में पकड़ के आदमी ले आता है और उसे एक शिकारी बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो शिकारी बनाते हैं उस प्रोसेस में क्या होता है, उसका फ्रीडम छीन जाता है, उसका जो नेचुरल माहौल था पहले वो भी चला जाता है। तो उसे एक कैसे परिस्थिति में बढ़ना पड़ता है जहाँ पर वायलेंस होता है, जहाँ पर हमेशा शिकार के बारे में बात किया जाता है। तो वो बचपन से लेकर बड़ा होने तक वो सिर्फ वायलेंस के माहौल में ही बढ़ता है। तो उसके दिमाग में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो जाता है, वायलेंस ही हो जाता है। यानी वो शिकारी बनने के लिए ही पैदा हुआ है, ऐसा एक परसेप्शन उसके दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है, उसका जो फ्रीडम छीन जाता है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट छीन जाता है, वो फोर्सफुली वहाँ पर रहता है। तो उसके अंदर एक रेबेलनेस क्रिएट होता है, जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता है, तो उसके मन में एक विद्रोही का भावना जात होता है और वो उसे शिकारी बनाने में और ज़्यादा हेल्प करता है। अब मैं बताऊंगा कि ये जो पोएम है ये बैटमैन एंड जोकर के साथ कैसे लिंक करता है और ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट थ्योरी के साथ कैसे लिंक करता है। पहले देखते हैं एरिक एरिक्सन का ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट थ्योरी के बारे में। तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक बच्चे को अगर शुरुआत से अगर अच्छा माहौल दिया जाए, अच्छा परिस्थिति से बड़ा किया जाए, तो वो डेफिनेटली उसके अंदर ये जो दुनिया है इसके बारे में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा। वो हमेशा सोचेगा कि दुनिया उसका ख्याल रखता है।
लेकिन अगर दूसरी ओर उसे अगर एक वायलेंस के सिचुएशन में डाल दिया जाए, वायलेंस की परिस्थिति में डाल दिया जाए, तो वो हमेशा सोचेगा कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ वायलेंस से ही किया जा सकता है। जैसे कि इस हॉक सिचुएशन में हुआ, इस बाज पक्षी के सिचुएशन में हुआ। ठीक है? उसी तरह अगर मैं बैटमैन एंड जोकर के बारे में बात करूँ, तो जोकर हमेशा एक वायलेंस के माहौल में बढ़ता है और परिस्थिति कितना भी खराब हो जाए, वो हमेशा वायलेंस को ही अपना सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन बैटमैन चाहे जो सिचुएशन है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अपनी जान को मुसीबत में लेकर भी उसका सॉल्यूशन ढूँढता है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था। तो आई होप ये जो पोएम है ये आपको अच्छा लगा होगा और इस पोएम का जो साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।